सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। खेल का जुनून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब आमना खटाना। और वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप की ये खुसूसी नशरियात आप मुलाहिजा कर रहे हैं बोल न्यूज़ पर। तो इंडिया एक ऐसी टीम है वर्ल्ड कप की जो अपने तमाम मैचेस 9 मैचेस अब तक खेली है और तमाम के तमाम मैचेस इंडिया ने अपने नाम किए हैं और कामयाबी इसमें समेटी है। और नो डाउट उनके होम ग्राउंड पे ये मैचेस हो रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में कोई टीम ऐसी अनबीटेबल टीम हमें अभी तक दिखाई नहीं दी। जिस तरह से इंडिया ने जब होस्ट किया है तो अब तक उसके तमाम 9 मैचेस जो हैं इंडिया ने अपने नाम किए। आज नीदरलैंड्स के अगेंस्ट इंडिया खेला, लेकिन इस मैच की ख़ास बात ये थी, नीदरलैंड्स को एक प्लस पॉइंट ये जाता है कि ये जनाब इंडिया के साथ खेलने वाली वो वाहिद टीम है जिसने बाद में खेला लेकिन 250 तक वो रन्स बनाने में कामयाब हो पाई। पाकिस्तान जब खेला था तो पाकिस्तान 250 तो क्या 200 रन्स भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर पाया था। तो नीदरलैंड्स को ये फ़ायदा हासिल है कि एक छोटी टीम होने के बावजूद नीदरलैंड्स ने इंडिया के अगेंस्ट 250 रन स्कोर किए। लेकिन नीदरलैंड्स आज का जो मैच था वो 160 रन से हार गया और इंडिया को अपनी 9वीं के जो कामयाबी है वो शानदार तरीके से वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई भी दिए मैदान में भी, और साथ ही साथ जो फैंस थे उनका जोश भी दीदनी था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ऐसी टीम जिनका होम ग्राउंड भी है और वहाँ पर मैच हो रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एक भरपूर टीम जो इस वक्त उभर कर सामने आई है, तो उसको हम नो डाउट अप्रिशिएट करना बनता है। अब जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस वतन लौट चुकी है और सबके सामने परफॉर्मेंस है। क्रिकेट शायकीन मायूस हैं, काफ़ी मायूस हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे क्योंकि आगाज़ से अगर हम देखें जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में और इससे पहले एशिया कप में, तो वो इतनी मायूस कुन थी कि कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि सेमीफाइनल में जो अगर मगर का खेल करके अगर हम वहाँ पर पहुँचते भी हैं तो ये आसान नहीं होगा ये मरहला अबूर करना। और ना ही हम ऐसी कोई उम्मीद लगा कर बैठे थे कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगेन वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान की ना बैटिंग चल रही थी ना बॉलिंग चल रही थी, मतलब हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी टीम हमें मायूस कर रही थी, पाकिस्तानी क्रिकेट जो शायकीन है उनको। तो आज के मैच की पहले बात कर लेते हैं, चूँकि इंडिया जिसका अब सेमीफाइनल होने जा रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 15 नवंबर को, और फिर दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो अगले दिन होगा 16 नवंबर को, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो अब कौन सी टीम जो है फाइनल तक पहुंचेंगी ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ऑब्वियसली इंडिया के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए इंडिया फाइनल का हिस्सा तो होगा, ये मेरी अपनी एक राय है। लेकिन क्या इंडिया फाइनल जीत पाएगा ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ये तो आने वाला वक्त यानी 16 नवंबर के बाद जब दो टीम आमने सामने आएंगे उसके बाद हम कुछ प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कौन सी टीम से इंडिया का फाइनल होने जा रहा है और आया कि इंडिया फाइनल में पहुंचता भी है या नहीं है। तो जनाब आज का जो मैच था उस हवाले से भी क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, ट्रांसमिशन का हिस्सा है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। और पहले यहाँ से आगाज़ करते हैं। साजिद खान साहब, इंडिया वन ऑल ऑफ देयर मैचेस, 9वां मैच था वो भी मैच इंडिया ने अपने बआसानी अपने नाम कर लिया, नीदरलैंड्स जीत गया। ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए बड़ी खुशी की बात है और बतौर क्रिकेट शायकीन हम भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। जो अच्छा खेलता है टीम उसको डिज़र्व करना चाहिए इस तरह की जो भी कामयाबी उनको मिलती है। आमना बहुत शुक्रिया तमाम, पहले तो आपको बहुत सलाम, पूरी दुनिया में जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। काशिफ अंसारी साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, तो काशिफ साहब को भी हेलो बोल दें। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब मेरे बड़े भाई हैं और क्रिकेट के डॉक्टर हैं, ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। आमना बहुत प्यारा आपने इंट्रो दिया और इंट्रो में तमाम चीज़ों को कवर किया, और एक चीज़ बहुत प्यारी बात की इंडिया के हवाले से 9 के 9 मैच जो है 9 सेंटर पे वो खेली और उनका 9 सेंटर में जाके मैच खेली, 9 के 9 मैचों में सेंटर जाके मैच जीती। उनकी टीम की, कप्तान की, उनकी मैनेजमेंट की, उनके खिलाड़ियों की बहुत मिसाली कारकर्दगी, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए। एक सिस्टम के तहत खेलने आए 2023 वर्ल्ड कप, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग तैयारी करने जाए। और हमेशा याद सेलिब्रेशन देख रहे थे आज कोहली को, वो बहुत उतार रहे हैं, एंजॉय करके क्रिकेट खेल रहे हैं बेफिक्र होके।
कोहली आकर वो भी विकेट ले रहे हैं, उसके बाद उनकी जो वाइफ है जिस तरह से वो एंजॉय कर रही हैं, फिर उसके बाद कैप्टन ने खुद बॉलिंग करवाई, वो भी कामयाब रहे, आज उन्होंने भी बासानी विकेट ले ली। तो ये इतनी स्मूथ गेम, ये कॉन्फिडेंस, ये कहाँ से आया इंडिया में? आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, आज 9 बॉलर ने बॉलिंग की, रोहित शर्मा ने भी विकेट ली, मगर विराट कोहली ने भी विकेट ली। और ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह आपने कॉन्फिडेंस की बात की ना, असल चीज़ कॉन्फिडेंस का है। और कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है कौन सी टीम कितनी पावर में और कितनी विनिंग के उसमें नजर आ रही है। तो इंडिया का तो कोई नेमल बदल नहीं है, हर शोबे में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, फिर उनके आप देखें एनालिस्ट का काम देख लें, उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, हर चीज़ क्रिकेट को एंजॉय करके खेल रहे हैं। और 2023 वर्ल्ड कप उसको कोई रोक नहीं सकता जीतने के हवाले से। हालांकि नॉकआउट मैच खेला जाएगा बंबई के ग्राउंड में, जो 16 तारीख को खेले जाएगा। तो नॉकआउट में भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहा रहे। और अपने होम टाउन में बंबई का जो बहुत ही तारीखी स्टेडियम है, और मैं समझता हूँ तारीखी स्टेडियम न्यूजीलैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल खेले जाएगा, तो मैं इंडिया को फेवरेट करार दूंगा। और इंडिया यकीनी तौर पर जिस तरह खेलते हुए आ रही है, गेम से खेलते हुए आ रही है, और हर जगह क्वालिटी क्रिकेट के साथ साथ एक क्रिकेट जेंटलमैन जो कहते हैं ना, अपने मुल्क को जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 2011 के तहत, 2023 स्क्रिप्ट के तहत, तो इंडिया मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ अंसारी साहब, ये जो टीम इंडिया है, एक तो होता है कि आप स्मूथ और प्रेशरलेस क्रिकेट खेलें, बिल्कुल आप प्रेशर फ्री होकर खेल रहे हैं, हमें वो क्रिकेट नज़र आ रही है, इसमें नॉन सीरियसनेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। इंडिया चाहता तो वो इतना गैर संजीदा भी ले सकता है इस मैच को, जैसे हम अक्सर पाकिस्तान की जानिब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो हम कई छोटी टीमों को जिनको बड़ा आसान समझ लेते थे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर सामने आते थे, तो वो मैच लूज़ कर जाते थे। इंडिया ने किसी मैच को ऐसा नहीं लिया कि आप बड़ा आसान ले लो, उन्होंने हर मैच को एंजॉय ज़रूर करके खेला है, लेकिन अपनी भरपूर क्रिकेट देकर, अपनी भरपूर गेम करके फिर खेला उन्होंने। बहुत शुक्रिया आमना, और साजिद भाई को बहुत सलाम। मेरे बुजुर्ग हैं, मोहसिन है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के ये मोहसिन है। अब वो लोग उनको पहचाने ना पहचाने, ये इस कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन आपने जो कहा ना, क्रिकेट एंजॉय करके खेल रहे हैं, इसमें इंडिया का कोई कमाल नहीं है। बिला वजह इंडिया को आप लोगों ने सर पे चढ़ा दिया है। देना इंडिया को एक इंजमामुल हक, देना एक बाबर आजम, देना एक शाद। अच्छा, मैं तशवीश में मुब्तला हो गई थी कि क्यों मिला वजह इंडिया को, इंडिया के जो कार्यकर्ता मुझे बाद में चला कि ये सार कर इंडिया वो इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ये कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही। इंडिया कुछ नहीं कर रही है। एक इंतजाम दे देना, एक ये वाली सिलेक्शन कमेटी दे दे, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे। ये हमारा कसूर ये है कि हम उन लोगों को सर पे बैठाते हैं जिनको हम पैसे देते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के। हम उनको सरों पे बैठाते हैं कि पाकिस्तान की परचम की नाउजुबिल्ला बेहुरमती करो। क्यों नहीं साजिद खान है इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो आपके पैनल का हिस्सा है। क्यों नहीं है यूनुस खान पाकिस्तान टीम का कोच? बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जी, वो राहुल द्राविड हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण है, क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। वो अपने मुल्क से नहीं खेलते, वो हमारे यहाँ मुल्क से खेला जाता है, मुल्क के लिए नहीं खेलता कोई। दो एक इंतजाम, फिर मैं देखता हूँ इंडिया कैसे फाइनल खेलता है। दो एक शादाब और बाबर, मैं देखता हूँ कैसे ये वर्ल्ड कप जीतता है। वो बस कर दो यार, बस कर दो भाई। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार के, आप अपने खुदकुशियां करके, आपने अपने क्रिकेट की हुक्मरानी उन लोगों के हाथों में दी है कि जिन्होंने जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है कि हम हॉकी, स्क्वॉश और जो हम ये देखते हैं ना, एक नेपोटिज्म वाला कल्चर, जो नेपोटिज्म वाला कल्चर, वो तो हम इंडिया में भी देखते हैं। जय शाह को आप देख लें कि वो भी एक पॉलिटिकल, नेपोटिज्म तो एक पहलू है, आप बात को समझें। लेकिन सर उनका नेपोटिज्म तो उनको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा ना, वो तो नंबर 1 टीम बन गई, वहां पे नेपोटिज्म, जय शाह वहां पर आए, मोदी जी से उनका ताल्लुक है। आप भी बन सकते थे, लेकिन मुल्क से 1% मोहब्बत का सबूत तो देते। वो बैठ के हर चैनल पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत पैसे की लेन देन नहीं की। तो अगर टीम जिस वक्त आखिरी मोहर तो इंतजाम की लगी थी ना, तो उस मोहर के नीचे नाम शादाब का था ना, उस मोहर के नीचे हसन अली का नाम था ना, उस मोहर के नीचे इमामुल हक का नाम था ना। तो होते मर्द के बच्चे और कहते ये लड़के नहीं खेलेंगे, कोई विकेट नहीं ले रहा शादाब, आउट ऑफ फॉर्म है हसन अली, बाबर आजम अपने लिए खेलता है। अगर वतन से प्यार होता तो ये कहते, ये नहीं कहते कि
जी सर, यस सर। और जिस दिन भांडा फूटा उनका पैसे रुपए का, तो आके हर चैनल को बुला बुला के बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बड़ा नेक और शरीफ इंसान हूं, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप भी मैंने जितवाया था, 2007 में भी वर्ल्ड कप मैं जीत के आया था, 1999 में भी मैं जीत के आया था, 2003 में मैं भी जीत के आया था। तो कोई एक काम तो करके चले जाते तुमने इस मुल्क की क्रिकेट को दफन करने का ठेका लिया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे ये बहस भी चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो चीफ सिलेक्टर थे वो बेबस थे। बाबर, रिजवान और शाहीन का नाम लिया जा रहा है कि ये एक ग्रुप बना हुआ था, ये अपनी मर्जी से बॉयज या सिलेक्ट करते थे और फिर वो आकर खेलते थे। नहीं तो मेरी आमना साहिबा, बाबर, शादाब और रिजवान अगर इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही माफिया होल्डर हैं, तो ये उस सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा देके बाहर क्यों नहीं आ गए? क्यों नहीं आके आमना को बताया कि आमना मेरी कोई नहीं सुन रहा, मैं वहां बैठ करके मैं गलत चीज को गलत नहीं कह सकता, सही नहीं कह सकता। आमना, मैं 30 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क की इज्जत पहले है। ये लड़के वहां मुल्क को जलील कराने जा रहे हैं। क्यों नहीं कहा आमना को आके? क्यों नहीं बताया 25 करोड़ आवाम को? अब जब पता चला कि तुमने करोड़ों रुपए के गबन किए, तो तुम आकर के दूसरे पे मलबा डाल रहे हो। बिल्कुल क्या बात करते हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये पागल कौम समझते हैं। ये 2 छक्के क्या मार लिए, 4 इनिंग क्या इन्होंने खेल ली, हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं। खुदारा, ये एक नहीं है, ये टोला है, टोला, ये पूरा टोला। ये चले जाएंगे, इनके पीछे 2 और बैठे हुए, फिर उनके पीछे 2 और बैठे, फिर ये अपनी मर्जी के लोग लाएंगे। मिसबा को कौन लेकर आया था? मिसबा को किसने कोच बनाया? किसने चीफ सिलेक्टर बनाया? किसने बनाया? उसी लॉबी ने बनाया ना, जो 1992 से पाकिस्तान की क्रिकेट पे हुक्मरानी कर रही है। मैं सवाल करता हूं साजिद भाई से ज्यादा क्रिकेट कोई नहीं जानता इस पाकिस्तान के अंदर। साजिद भाई बताइए, यूनुस खान इस टीम का कोच क्यों नहीं है? जवाब दीजिए मुझे आप। जी साजिद साहब, बहुत प्यारा बात किया क्रिकेट के डॉक्टर काशिफ अंसारी। वो तमाम चीज़ें हक और सच की बात कह दी, उसको खुद बयान करने के लिए मेरे अल्फाज नहीं है। 34 मतलब कहना चाहिए यूनुस खान के 10,000 रन बनाए, 34 सेंचुरी, पाकिस्तान का फक्र पाकिस्तान 2009 वर्ल्ड कप उसने जिताया। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख का उससे बेहतरीन कप्तान नहीं है, मगर सच्चा पाकिस्तानी, सच्चा इंसान। उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जब हेड कोच बनाया जाता है तो वहाँ पर उनको एक्सेप्ट किया नहीं जाता। एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहाँ पर सकनैन मुश्ताक और दूसरे आपके साथ यूसुफ मौजूद थे, मगर यूनुस खान की मिसाल नहीं मिलती। इंतु खान को होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात की। मैं एक और नाम लेने को तैयार हूँ, डॉक्टर जुनैद अली शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फौरी तौर पर चेयरमैन बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो आए, जो खानदानी लोग, जो क्रिकेट को उनमें क्या खास बात है, क्या खास? हाँ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सवाल किया आमना। देखो सवाल ये है, वो खुद एक क्रिकेटर हैं और उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के बेटे हैं, सूबाई वजीर खेल हैं। और पाकिस्तान में कोई टीम जब नहीं आ रही थी तो वाहिद बंदे थे, वर्ल्ड 11 की टीम वो पाकिस्तान में लेके आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ करना चाहते हैं, देना क्या जानते हैं? जो पाकिस्तान में जो लोग अपनी जेबें भरते हैं, वो जेबें भरना नहीं चाहेंगे, कुछ पाकिस्तान के लिए ऑन करना चाहते हैं। ऑन का मतलब ये होता है जो उनकी वालिद ने उनको हिस्से में दिया है वो पाकिस्तान को देना चाहेंगे। ऐसे लोगों की आवाज़ उठना चाहिए और ऐसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि लोग उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल किया, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करता हूँ, डॉक्टर साहब जो मैंने नाम लिया डॉक्टर जुनैद अली शाह, वो सही बंदा है, ये गलत है? जी काशिफ अंसारी, जुनैद अली शाह के जुनैद अली शाह की रगों में एक पाकिस्तानी का खून दौड़ रहा है। उसके बाप ने अपने बाप के नाम पर स्टेडियम खड़ा किया, वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नौजवानों को मुफ्त क्रिकेट सिखाई जाती है और खेलने के मौके दिए जाते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टेडियम। मैं सवाल करता हूँ, जवाब दो मुझे, कितने स्टेडियम बनाए वसीम अकरम ने? नहीं, रुक जाओ, आमना मेरी बात सुनो, आमना मेरी बात सुनो। जिन लोगों को तुम लोगों ने सर पे बैठाया ना, मीडिया वालों ने, उनमें हिम्मत है कि पूछे कि वसीम अकरम तुमने इस मुल्क को कितने स्टेडियम दिए? आकिब जावेद तुमने इस मुल्क को कितने स्टेडियम दिए? मुश्ताक अहमद तुमने कितने स्टेडियम और कितने क्रिकेटर दिए? तुम्हारी जेबें भरे तो तुम कोच बन करके दुनिया के सामने शो मारते हो, और जिस दिन तुम्हें कोचिंग से हटाया जाए तुम बैठ के तनकीदें करते हो और सही रास्ते बताते हो कि ये नहीं करना चाहिए बाबर को, वो करना चाहिए। जिस वक्त तुम कोच थे तो तुमने नहीं बताया, और बगैर पैसे के तुम मशवरा नहीं दोगे, टीवी पे बैठ के दोगे ताकि तुम्हें 25 लाख रुपए और 50 लाख रुपए का चेक आए।
क्या बातें करती हो हमने? बात को समझो। ये नासूर पाले हैं हमने, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पाले हैं हमने। खत्म कर दिया क्रिकेट को इन्होंने। पाकिस्तान टीम की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की इज्जत से खेलते हैं ये लोग। बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक एक शौक में है। डेफिनेटली ऐसी परफॉर्मेंस पहले नहीं रही कि हम सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाएँ। साजिद खान साहब, ये अब जो सारी सिचुएशन है, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि आगे जो सारी हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगेंस्ट जो एक सीरीज़ आ रही है, उसके लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो हैं वो वैसे ही हमारे लिए वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो अब क्या प्लानिंग करना होगी कि वहाँ जाके हजीमत से बचा जा सके, कुछ इज़्ज़त कुछ ग्रेस के साथ हम आएँ और सिचुएशन को थोड़ा सा जो डैमेज हो चुका है उसे कंट्रोल कर सकें? देखिए, मौजूदा चेयरमैन ज़फ़र साहब ने भी इजलास बुलाया है एक्स क्रिकेटरों का, जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, उनको मिसबा हैं, हफीज़ हैं, उमर गुल हैं, सईद आकिब जावेद हैं, शाहिद आफरीदी। उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है टेस्ट मैच की, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, बाबर जो वाइट बॉल की जो कप्तानी से विड्रॉ हो जाएंगे और पाकिस्तान के कप्तान मेरा ख्याल, मेरे अपने ज़राए बताते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इतनी जो 4 साल में उन्होंने ग्रुप बंदियां मचाई, लाइक क्योंकि प्लेयर पावर। अच्छा, वैसे वाकई जितना अभी वो उन पे एलिगेशंस लग चुके हैं, उसके बाद साजिद खान साहब, आप समझते हैं कि अब उनको आते ही फौरी तौर पे खुद ही अपने आप को अलग कर लेना चाहिए कैप्टनसी से? क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मुतासर हो रही है। इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इनका जो एक देखा जाए तो एवरेज जो इन्होंने स्कोर किया है वो भी 40 के करीब बनता है। देखिए, आमना बहुत प्यारा सवाल है। कराची किंग के लिए खेले, कोई उन्होंने कप्तानी में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। पेशावर ज़ल्मी के लिए कप्तान है, कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर बाई बर्थ वो कप्तान नहीं है। एक तो बहुत ये बात बहुत प्यारी भी डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने जो बात की क्रिकेट, लेकिन इंसान वक्त के साथ सीखता तो है ना, बाय बर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन सीखा भी नहीं ना उन्होंने वक्त के साथ। आमना देखें, बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम दिया। किसी भी क्रिकेटर को इतना टाइम कप्तानी के लिए देने। फिर देखें, आप मुझे एक ईमानदारी से बताएं, कप्तानी एक पाकिस्तान की पूरी बुनियाद उन पर टीम डिपेंड करती है। टीम सिलेक्शन से लेकर मैनेजमेंट से लेकर हर चीज के फैसले तो ये खुद कर रहे थे ना। मुझे ये बता दें, जो शायद डॉक्टर साहब ने बात की, मुझे बताइए, अगर इंजी इतने वो थे तो वो अबरार डिजर्व करता था, सफराज डिजर्व करता था, शान मसूद डिजर्व करता था और साइम अयूब डिजर्व करते थे ना, तो आपने क्यों नहीं? अमाद वसीम डिजर्व करता था। फिर मुझे बताइए, शादाब की कारकर्दगी इतनी बुरी थी और मीर हमजा की ये लोग बातें कर रहे हैं, तो 2020 का बॉलर था, इंग्लैंड में चले गए। फिर हसन को आपने कैरी कर लिया, फिर आप मुझे बताइए हसन डिजर्व नहीं करता था। फिर आप तमाम चीजें आपने वो फैसले किए हैं जो डंके की चोट पर खुद घर जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए ना, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खुद बनवाए ना। आखिरी वक्त में श्रीलंका चेयरमैन साहब गए उनको बनवाने के लिए, उनसे बात नहीं बनी थी। ये चीजें ब्लैकमेल हुई ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ आपने ब्लैकमेल की, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की, उनके दिलों के साथ खेले। पाकिस्तान की 25 करोड़ की अवाम बड़ी मोहब्बत करती है अपने खिलाड़ियों से। जब खेल के आते हैं, जीत के आते हैं, बयान एयरपोर्ट पर रश लग जाता है। मगर जब खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, उस पाए की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सोचने के साथ साथ अफसोस होता है। और अफसोस के अलावा उन्होंने दिया है क्या? कौन सी ऐसी टीम? देखिए, एशिया कप का फाइनल खेलते हैं, 2020 का फाइनल खेलते हैं, फिर आप ओडीआई खेलने जाते हैं 4 साल बाद, फिर आपकी वो तैयारी नहीं होती। फिर आपके हेड कोच जो मिक्की बैठे हुए हैं, जो लैपटॉप कोच हैं, वो डायरेक्टर्स जो है इंग्लैंड में जो काउंटी होती है, बी कैटेगरी की काउंटी की, उसकी कोचिंग करते हैं और पाकिस्तान को हेड कोच बना दिया जाता है। हेड कोच बनाने का इतना माहिली उनको पैसे दे दिए जाते हैं। फिर आके वो हारिस की बात कर रहे होते हैं, हारिस को सपोर्ट कर रहे हैं। हारिस खुद, उसके जो उस्ताद मोहतरम है आकिब जावेद, खुद ये कह रहा है वो 2020 का बॉलर है, उसको आप ओडीआई खिला देते, फिर उसको आप लाइन दे रहे टेस्ट मैच खेलने की। वो कहाँ के नाइंसाफी कर रहे हो भाई? खुदा के वास्ते इंसाफ करो। अब्बास आपके पास बहुत अच्छा है, मीर हमजा बहुत अच्छा है, अरशद बहुत अच्छा फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, बैकअप आपके पास मौजूद है। फिर आप देखिए, जमान खान अच्छा बॉलर है। सिर्फ सवाल ही पैदा आमना, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हम बात करें, हम प्लेयरों के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप ज्यादतियां कर रहे हैं, खुली ज्यादतियां कर रहे हैं। इसको आप मुझे बताओ, जो मैनेजर गए हुए, एनालिस्ट गए हुए, डिजर्व करते हैं उनका भी तो हक मार रहे हैं ना, खुद ना परफॉर्म करके। देखिए, फिर ये क्या, सफराज डिजर्व करता था, डंके की चोट पे डिजर्व करता था। अब हारिस जो लड़का विकेट कीपर गया, 5 ओडीआई खेले, उसको आपने, रिजवान ने उसके क्लब का था, उसके साथ रहता था, उसको आप लेके चले गए। ये जाती नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताइए, 140 ओडीआई उसने खेला हो, पर आप लीडिंग करो, कप्तानी करी हो। आज पाकिस्तान काजन ट्रॉफी में उसने जो कप्तानी करी है, वनडे में जो कप्तानी कर रहा है, उससे अच्छा कप्तान नहीं है। फिर आप मुझे एक बता दें, ईमानदारी, आप शान मसूद की सारी बात हो रही है, शान मसूद को रेड बॉल का कप्तान बना देंगे, टेस्ट में
मैच का, 2020 का बात कर रहे हैं, शाहिनशाह अफरीदी को बना, ठीक है, बना, अच्छी बात है, शाहिनशाह अफरीदी बुरी चॉइस नहीं है, अच्छी चॉइस है, 2020 का उसको बनना चाहिए, मगर फिर आपको टेस्ट मैच में सरफराज को बनाना चाहिए, शान मसूद को वाइस कप्तान बनाना चाहिए। काशिफ साहब, आप भी अग्री करते हैं जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो सीरीज आ रही है, टेस्ट सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे दो हमारे जो इवेंट्स रुइन होने के बाद, एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप, तो उसके बाद जाहिर है अब कुछ बेहतर फैसले करने पड़ेंगे, और ये फैसले अब नागुज़ीर ना सिर्फ अभी हो चुके हैं, इसको अभी फौरी तौर पे इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि सरफराज एक बेटर चॉइस होगी सबसे पहले तो, अगर हम कैप्टनसी से बात करें वहाँ उसके लिए? ये गौर से सुनिएगा, तू इधर उधर की बात रखकर मुझे ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, याद रखिएगा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। किन राहबरों से अच्छे की तवक्को कर रही हो आमना? किन लोगों से कर रही हो? उस चेयरमैन से जो पिछले दरवाजे से एंटर हुआ, या उस सिलेक्शन कमेटी से के जो जूते साफ करके वहां पर पाकिस्तान के साथ खयानत कर रही है? कौन से लोगों से, कौन से? हर वर्ल्ड कप के बाद यही होता है आमना, हर वर्ल्ड कप के बाद यही होता है। सर, अभी तो इमोशनल स्पीच भी होनी है, फिर हम ठंडे हो जाएंगे। अभी तो इमोशनल स्पीच होगी, अभी तो लाहौर में जो इमोशनल स्पीच की जाएगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा उछाला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, और 25 करोड़ अवाम आप और मेरी तरह टीवी से जुड़े बैठे रहेंगे कि कोई खैर की खबर आए। बैकग्राउंड पे तराना लगाया जाएगा, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन हमने बिल्कुल जो इश्यूज हैं, जो रूट कॉज है, उसको हमने ठीक नहीं करना, लेकिन तुम जीतो या हारो, बस इमोशनल स्क्रिप्ट तैयार हो मैंने अर्ज किया ना, नहीं आमना, मैंने अर्ज किया, ये 15-20 लोगों का टोला है जो 1992 से हमारे सर पे मुसल्लत हैं। उन नामों को साजिद भाई से बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे, फिर वही घूमेंगे, फिर चार नखरे दिखाएंगे। आमना, इन लोगों ने पाकिस्तान से नफरत का ठेका लिया हुआ है। मैं इसको साबित कर सकता हूं। साजिद भाई की गुफ्तगू सुनी आपने? ये 5 लड़के तो इन्होंने गिनवाए, 25 लड़के मैं गिनवा दूंगा। मुझसे बेहतर तालिब इल्म क्रिकेट के जो है वो 500 लड़के और गिनवा देंगे। इस सिलेक्शन कमेटी से पूछो, इस बाबर से पूछो कि कितने तुमने डोमेस्टिक गेम में जाकर के अपना खून पसीना लगा करके लड़के ढूंढे वर्ल्ड कप के लिए पिछले 3.5 सालों में। इस सिलेक्शन कमेटी से पूछो कि कौन सा तुमने कैंप लगा के ऑफ स्पिनर ढूंढा था, लेग स्पिनर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढा था, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था हिंदुस्तान में जिस वक्त तुम देख के दुनिया भर की कमर्शियल लीग्स खिलवा रहे थे अपने लड़कों को। 4-4 ओवर के बॉलर मेड इन चाइना प्रोड्यूस कर रहे थे, 4-4 ओवर वाले। चलें काशिफ साहब, ब्रेक का वक्त हो चुका है, आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग हमने जो अभी तक कॉन्वर्सेशन की, उसमें यही था कि आपने जो गलतियां कर ली हैं, दोहराई हैं, उसको अब ख़त्म करना चाहिए, लेकिन शायद हम इतने मायूस भी हो चुके हुए हैं कि हमें इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। काशिफ साहब की जो गुफ्तगू थी उससे मैंने अखज़ किया। साजिद खान साहब, आप साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो ख़राब कारकर्दगी रही, उसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और किन किन चीज़ों पर काम होना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और इसी हवाले से ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे, उन्हें एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो एक बड़ा इवेंट आने जा रहा है, उसके लिए, क्योंकि अभी तो जिस तरह से ज़का अशरफ साहब वो एक अबूरी चेयरमैन बना दिए गए हैं, क्या वो फैसले कर पाएंगे, वो फैसले जो अभी हमें करने चाहिए, जो हमें फौरी तौर पे करने हैं अगले उसके कप के आने के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके वो इतने एम्पावर्ड नहीं हैं, तो क्या किस तरह से मैनेज करेंगे चीज़ें हम? देखिए आमना, आपने खबर ब्रेक की थी 11:30 बजे, 3 दिन पहले उनको जो परमिशन मिली थी, 3 महीने की जो मुद्दत बढ़ा दी गई थी, वो उनको इख्तियार नहीं दी। इख्तियार देने का मकसद ये होता है जो डेली बेसिस जो काम है वो करेंगे, जैसे कोच है, चीफ सेलेक्टर हैं, क्या वो दूसरा कप्तान है, तो वो फैसले अभी तक जो हमारे अपने ज़राए बताते हैं उनके हाथ में नहीं है, हाथ पाँव बंधे हुए हैं। तो ये चीज़ फौरी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। जो पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटरों से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो बड़ी अहम मीटिंग हो रही
गवर्नर बॉडी की मीटिंग भी कॉल कर ली है उन्होंने। को बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने जाना है, कोचिंग स्टाफ चेंज होना है, कप्तान चेंज होना है, खिलाड़ी की कारकर्दगी पे बातचीत करना। मैनेजर हमेशा टूर के बाद मैनेजर अपनी रिपोर्ट देता है, जो मैनेजर होता है टूरिंग रिपोर्ट पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को देता है। मैनेजर जो रिपोर्ट के ऊपर बात की जाती है, आपके कप्तान ने क्या किया, खिलाड़ियों क्या कर रही, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लोग हैं वो बात करते हैं। उसके बाद अगला जो मरहला है पाकिस्तान का 3 टेस्ट मैच और 2020 की सीरीज, उसकी टीम आपने बनानी है। आपने चीफ सेलेक्टर जो है मौजूदा जो है तौसीफ अहमद साहब को बनाया हुआ, उसकी जो कमेटी है वो जातुल्लाह वासी की बात करूँ, वसीम जूनियर की, वसीम हैदर की बात करूँ, उस कमेटी में मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़हनी तौर पर खिलाड़ियों पर तो बात कर ली है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अहम टेस्ट क्रिकेटर, शाहिद आफरीदी बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले हैं, मिसबाह-उल-हक हफीज, जो बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं, हफीज ने आखिरकार टेस्ट जिस दिन पाकिस्तान की एशिया कप की और वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस की थी, हफीज ने उससे 2 घंटे पहले क्यों उस कमेटी से रिजाइन करने का फैसला किया, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। हफीज की ख्वाहिश थी और सरफराज अहमद को टीम में होना चाहिए था और अबरार को टीम में होना चाहिए, उनकी बात नहीं मानी। उसमें तमाम पाकिस्तान के जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो मौजूदा कोच थे, कप्तान थे, वो मीटिंग में मौजूद थे, उनको बोला आप हमारी बात सुने। तो हफीज ने देखनी तो बस साबिक कप्तान है, 2012 में पाकिस्तान की कप्तानी करे, हक और सच की बात करते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर बाहर आके वो कमेटी से इस्तीफा हो गया। मगर अब ये पता चल रहा है हफीज को राजी कर लिया गया है, हफीज को बुलाया जा रहा है, मिसबा की बात की जा रही है, उमर गुल से बात की जा रही है। तो बहुत से ऐसा होता है, हमारे अपने जराए कुछ ये बताते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के अपने कोई कोचिज हैं, जैसे सकनैन मुश्ताक की मैं बार बार नाम लेता हूँ, 2 साल में पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट उसने टीम सेट कर दी थी, उसको इस तरह हटाना नहीं चाहिए जिस तरह हटा दिया। जिस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, तो पाकिस्तान में यूनुस खान का जिक्र करता चलूँ, क्या पाकिस्तान की टीम में जो बहुत से कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेरे तो ये जराए बता रहे हैं मिसबाह क्या वकारियों से भी बातचीत चल रही है, क्या इजाज अहमद जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में 6 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है, तो हो सकता है वो भी कोचिंग में आ सकते हैं। तो बहुत से नाम चल रहे हैं, मगर यहाँ पर शाहिद आफरीदी का बड़ा अहम रोल होगा। शाहिद आफरीदी क्या करते हैं कि सबको आप बुला रहे हैं, मेरे भाईजान वसीम अकरम को आप क्यों नहीं बुला रहे इस कमेटी में? वसीम अकरम जैसा बंदा पाकिस्तान का एक इतना बड़ा नाम है। देखिए बात ये होती है, वसीम अकरम को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वसीम अकरम साहब आपका 2 दिन पहले गुरात को गंगोली ने इंटरव्यू दिया, वो खुद कह रहे हैं सर वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूं। तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वसीम अकरम की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। ये आप देखिए कि जो हमारे मॉर्नी मॉर्कल हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो आप ये देखिए कि वो 2 साल में पाकिस्तानी टीम के लिए दस्तयाब नहीं हुए, पाकिस्तान आए नहीं, उन्होंने विजिट ही नहीं किया। उनको आपने रखा हुआ है एक ऐसी सैलरी पे जिसके जो काम वो कर भी नहीं रहे, उसकी सैलरी उनको मिल रही है। लेकिन आपने अभी उमर गुल की बात भी की, फिर आपने वसीम अकरम की बात की। अगर आप अपने ही यहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर लेते तो वो अवेलेबल भी होते आपके लिए और ये वाले मामलात भी ना होते। अब जो बंदा अपनी अवेलेबिलिटी भी नहीं दे रहा, लेकिन आप वहाँ पर पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, ये क्या अजीब सा दोहरा मयार है? देखिए उमर गुल बहुत अच्छा कोच है। उमर गुल को अगर आप मौका दें कि अब्दुल रज़ाक एक बड़ा अच्छा कोच है, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो इनको होना चाहिए, ऐसे लोगों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर मिसबाह-उल-हक की बुरी चॉइस नहीं है, मिसबाह-उल-हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो भी वर्ल्ड कप के बाद उनकी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएगी ना, तो आपको एक बेहतरीन मैनेजर चाहिए, बेहतरीन पाकिस्तान के लिए कोच चाहिए, अपने कोचेज चाहिए। तो अपने कोचेज के लिए अब जो अपने कोचेज उनसे बातचीत करें, और आपके पास टाइम है 1 हफ्ते का। आप बहुत से अंडर टेबल बातें चल रही हैं, कौन सा कोच आना चाहिए, कौन सा कोच नहीं आना चाहिए, तो मेरे अपने जरिए बताते हैं शाहिद आफरीदी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए इसकी कंफर्मेशन इजाज वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे लेते हैं। इजाज, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे। ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी आगे सीरीज आ रही है, टेस्ट सीरीज, उसके लिए बहुत सी चेंजेस जो हैं वो इस वक्त जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हुई हैं, तो उसके लिए क्या कोई तैयारियां हो रही हैं, कुछ डिस्कशंस चल रही हैं कि क्या क्या चेंजेस लेकर आनी है और कहां पर ये चेंजेस आएंगी? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ, इनके पास तो ये राइट ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है कि वो ये तब्दीलियां कर सकें, या वो कप्तान हटा सकें या वो कोचिंग स्टाफ को हटा सकें, क्योंकि उनकी जो 3 महीने की एक्सटेंशन है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए है, क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स चलाने के लिए। अब क्योंकि वो बाबर आजम को बली का बकरा उन्होंने बनाने का फैसला कर लिया है, तो साहब ज़रा इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि रूल्स के ऊपर या कानून के ऊपर इस तरह के पोस्टों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो कहाँ अमल करते हैं। उन्होंने इस वक्त पहले इंजमाम-उल-हक छोड़ के चले गए,
और आप जो है ना वो तमाम फोकस बाबर आजम पे है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है बाबर आजम एक तो आज रात को 2 बजे पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाबर अपने फैमिली के साथ मुशावरत करेंगे और ये कभी इम्कानात हैं कि बाबर आजम वनडे और T20 की वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और दूसरा बाबर की बैटिंग भी उससे मुतासिर हो रही है। क्या सपोर्ट चाहिए उन्हें? कौन सी सपोर्ट चाहिए थी? जो इजाज़ वो सीख ही नहीं रहे। वक्त के साथ आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो हम भी चीज़ें देख रहे हैं, उनको कब से कप्तानी जब से मिली हुई है तब से अब तक उनकी कोई ऐसी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें उन्होंने कोई ऐसी कामयाबी दिला दी हो जिस पे कहा जा सके कि बाबर आजम जो हैं वो एक बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा अपना एक ओपिनियन, आप इससे वो कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि बाबर आजम इस सारी सिचुएशन के बाद अब किसी और को ये आजमाना नहीं चाहिए क्या, कि अब क्या देखा जाए कि हाँ शायद ये चीज़ बेहतर साबित हो जाए हमारे लिए? देखें बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता, कुछ हासिल नहीं किया है। बज़ाहिर ये आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि जब उसके इस वर्ल्ड कप के अंदर आपके बॉलर्स ने आपको मैचेस जितवाने थे और जितने पाकिस्तान 4 मैचेस हारा है उसमें आपके बॉलर्स ने लेट डाउन किया है। रमीज राजा ने कल रात एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली है जो कि बहुत वायरल हुई है, और कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा मलबा बाबर पर डाल के उनको बली का बकरा बना दें, लेकिन दूसरी चीज ये है, एक तो बाबर को उसके बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बाकी बाबर आजम की कप्तानी के अंदर इश्यूज जरूर हो सकते हैं। उसकी बैटिंग हमने देखी कि सिर्फ 4 50 इस वर्ल्ड कप में आई है और वर्ल्ड कप से पहले सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के कंडीशन के अंदर बाबर आजम स्कोर करते हैं, लेकिन बाबर ने अब स्कोर नहीं किया है। सो इसलिए उनकी अपनी भी परफॉर्मेंस उस कप्तानी के बोझ तले दबती जा रही है। और लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी है, उस टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी नया कप्तान अफोर्डेबल नहीं है। 15 दिन बाद टीम ने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये भी नजर आ रहा है, अभी से नजर आ रहा है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो उन पिचेस पे तो हमसे वैसे ही बड़ा मुश्किल से खेला जाता है। हम 70 साल से, हम आजादी से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके हैं। भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी ये 2021 में जाकर पहली टेस्ट सीरीज जीती है। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो इनिंग्स की शिकस्त वहां तो पहले से उसके बादल मंडला रहे होते हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि ज़का अशरफ साहब जो है ना वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और साबिक क्रिकेटर्स को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा फैसला क्या करना है, बाबर आजम को हटा दो, 4 और प्लेयर्स खत्म कर दो। लेकिन इस मुल्क की क्रिकेट की जो सबसे बड़ी जो बिगाड़ है उसको ठीक करने के लिए कोई भी चेयरमैन इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स के जो मसाइल हैं उसको कोई एड्रेस नहीं करता। आमना, आपको अंदाजा नहीं है कि हम इतने बड़े स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के अंदर मुकाबला किया है। उन बाकी मुल्कों का सिस्टम देखिए और हमारे मुल्क का सिस्टम देखिए। मैं खुद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान के क्लब मैचेस के अंदर या क्लब क्रिकेट को बहाल करने के लिए या फाल करने के लिए पीसीबी ने कोई कलीदी किरदार अदा किया हो। लड़के स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि क्लब ऑनर्स उनको बॉलिंग नहीं करवाते हैं। और हमारे यहाँ कंपनीज टेप बॉल के लिए, लाहौर इतना बड़ा शहर है, वहाँ के जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो कंपनी टेप बॉल के लिए किराए पे दे देते हैं क्योंकि उनको उस रात का 20,000 रुपया आना होता है। तो इन चेयरमैनों को, ये जो ऊपर से आके बैठ जाते हैं इस सिस्टम के ऊपर, ये कप्तान को हटा के मिकी ऑर्थर को फारिग करके ये कहते हैं कि जी हमने पॉपुलर डिसीजन कर लिया है। लेकिन पिछले 20 सालों में 24 सालों में 1999 से लेकर आज 2023 तक पाकिस्तान 6 वर्ल्ड कप खेला, सिर्फ एक बार हमने 2011 का सेमीफाइनल खेला है। तो जुल्म तो ये है कि हम 24 बरसों में 6 वर्ल्ड कप में एक बार सेमीफाइनल में गए। कोई इस बार कोई पहली बार तब क्या हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, लेकिन ना पहले कभी असल मसले की जड़ तक पहुंचा गया है ना अब पहुंचा जाएगा। बस वो एक पॉपुलर डिसीजन करके अपने सर से मलबा हटा के तो वो कप्तान पे और टीम मैनेजमेंट पे डाल दिया जाएगा। ये जो एग्जैक्टली जो चीज़ें आपने बताई हैं, नो डाउट ये रूट कॉज हैं, और लेकिन इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए एक वक्त दरकार होता है। अब पता नहीं वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, लेकिन
जो फौरी जो चेंजेस हैं वो तो करनी चाहिए। साजिद खान साहब, अभी जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इंग्लिश टीम की जो पूरी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो भी ख़राब रही, वहाँ पे उनकी जानिब भी देखा गया कि वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके दिफाई चैम्पियंस जैसी उन्होंने पहले दिखाते रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पे 9 जो उनके प्लेयर्स हैं, 9 प्लेयर्स वो ड्रॉप कर दिए। तो आप किस तरह से इस डिसीजन को देख रहे हैं? बहुत प्यारा सवाल किया आमना। इंग्लैंड ने 9 खिलाड़ियों ड्रॉप कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इंडिया ने 7 खिलाड़ी नए लेके जा रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया 2024 जो टूर हो रहा है वो नए 7 खिलाड़ी लेके जा रहा है। तो इसका क्या मतलब, वो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी 6 खिलाड़ी चेंज करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेंजिंग करनी पड़ेगी, मगर बात वही है करेगा कौन। देखिए ये तो कारकर्दगी आपके सामने मौजूद है ना। शदाब तो डिजर्व करते नहीं है। हसन की शदाब की बात करूं, हारिस की बात करूं, रिजवान की बात करूं, ठीक है, और जो गया था, जो दूसरा जो विकेट कीपर गया था वो चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको जो नाम लिए ना, आपको मैंने जो नाम लिए, शान मसूद आ जाएगा, अब्बास आ जाएगा, मीर हमजा आ जाएगा। हो सकता है बहुत से चेंज होगा। देखिए अबरान ने तो आने और टेस्ट बॉलर है, सऊद शकील टेस्ट खेलता है। 4-5 जो चेंजिंग होनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सर, एक तो क्रिकेटर्स ये, लेकिन हमने ये कंडीशंस का भी ख्याल रखना है ना वहाँ की, कि वो उनकी उस कंडीशन के साथ जो है वो कौन सा प्लेयर जो है वो सूटेबल रहेगा। देखिए पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस का तो आप शान मसूद तो आ रहे हैं ना, शान मसूद को तो लेके आएंगे, जाहिर बात है वो टेस्ट ओपनर हैं। और जो कारकर्दगी उनकी है, 10 साल में 30 टेस्ट मैच खेले हैं, तो उनको मौका मिलेगा। सरफराज तो यकीन मैन विकेट कीपर हैं। अब मीर हमजा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। अरशद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास एक क्वालिटी बॉलर, 99 टेस्ट विकेट ले चुके हैं, टेस्ट से अच्छे बॉलर हैं। काउंटी में बहुत अच्छी हमने उनकी कारकर्दगी। असद शफीक ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जो पाकिस्तान की तरफ 70 टेस्ट मैच खेले, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को आना चाहिए। और एजाज की बात बहुत प्यारी बात की। देखो एजाज एक जर्नलिस्ट भी है और अच्छी बात उन्होंने बज लफ्जों में बहुत प्यारी बात करती। क्रिकेट बोर्ड में जो यकीनी तो बच्चों को एक तो अब्बा है, बेटे सारे शॉट मार रहे हैं, और दूसरी जो हमारा सिस्टम है, बार बार इस प्लेटफॉर्म से हम कहते हैं आपके डिपार्टमेंट की क्रिकेट होना चाहिए, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे अब तवज्जो दें। 3 चेयरमैन जब चेंज हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, फिर एक दूसरे पे मुद्दा डालते हैं, रमीज डालते हैं, रमीज डालते हैं, उस पर डालते हैं, ज़का अशरफ डालते हैं, और चिड़िया वाला बाबा पे। इससे सवाल क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट सफर हासिल कर रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट लोग सफर हासिल कर रहे हैं। इससे हल क्या निकलेगा? हल ये निकलेगा भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, 3 टेस्ट मैच खेलने, आप मेंटली तौर पर हारने के लिए नहीं जाए भाई। आप सी के 70 और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में पाकिस्तान में, उसका क्या करना है? 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान यकीनी तौर पर, पहले तो 2020 वर्ल्ड कप खेले ना, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा 2024 में, उसकी तैयारी करने के लिए, उसकी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर सारा जोर हो रहा है। उसमें क्या ये जो होता है, हमारे ये जराए बताते हैं, उस पर ये हो सकता है। शहनशाह आफरीदी 18 विकेट ले चुके हैं। और इजाज़ एक बात और अच्छी हुई, देखिए बॉलिंग ने बहुत लेट डाउन किया है, ये बात माने। पाकिस्तान की बॉलिंग ने मैच हराया, पाकिस्तान की बॉलिंग ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। और जो हेड कोच है ये नहीं बोले हैं हमारे पास नसीम शाह नहीं था, नसीम शाह के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की थी, और जो अनफिट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ऑन नहीं किया, 30 लाख रुपए देने को तैयार नहीं था। सही बात है इजाज़, हम बॉलिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और बॉलिंग ने साथ नहीं दिया हमारा। लेकिन अब क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में? कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं, बॉलिंग कोच बदला जाएगा, या फिर हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार रहा है सारे इवेंट में, उन पे ज़्यादा काम किया जाएगा? क्या चल रहा है इस वक्त खबरें क्या है? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स का जो दूसरा ग्रुप था वो आज यहाँ इंडिया के लोकल टाइम के ऊपर 8:30 बजे कोलकाता से उन्होंने दुबई की फ्लाइट ली है। वो कल सुबह पहुंच रहे हैं और बाबर आजम आज रात को 2 बजे पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ये लड़के अपने अपने घरों में जाके, तो फिर कप्तान, टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग और जो गोरे कोचेज हैं वो तो सिर्फ टूर पे टीम को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो वापस अपने मुल्क रवाना हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आज रात बाबर आजम के साथ टीम मैनेजमेंट के कितने लोग आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो 3 टेस्ट मैचेस का टूर सर पे खड़ा हुआ है। तो हम ना, आप कह रही हैं कि हम क्या चेंजिंग या किस हिकमत अमली के साथ जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो ये हालत है। मुझे यहाँ टीम होटल कोलकाता में पता चला था कि की आर्थर जो पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हारिस रऊफ को कहा, जिसको
550 रन पड़े हैं, उसको कहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज खेलो। तो हारिस ने उनसे माजरत कर ली, और ये भी मुझे मालूम हुआ है कि हारिस आखिरी वनडे नहीं खेला क्योंकि उसको टेस्ट क्रिकेट सूट नहीं करती है। नहीं, वही तो बात है कि वो इनको खुद समझ में नहीं आई, लेकिन हारिस ने उसको खुद माजरत करना पड़ी। लेकिन इनकी आप ये देख लें कि क्या सेंस होगी कि उन्होंने उनसे खुद कहा है कि आप टीम का हिस्सा बने ऑस्ट्रेलिया के इवेंट के लिए। जी, और दूसरी और जी जास सरबराही में जो सिलेक्शन कमेटी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आवाज, जो तौसीफ अहमद साहब को अबूरी कमेटी का सरबराह ज़का अशरफ साहब ने बना दिया है, उन्होंने 80s से भी पहले क्रिकेट खेली हुई है। 80s में वो 90s की क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, और अब 90s को गुजरे भी 23 साल हो चुके हैं, 33 साल हो चुके हैं। ठीक है, इतने पुराने क्रिकेटर को, जिसको मौजूदा दौर की ना कंडीशन का अंदाजा है, ना मौजूदा दौर के T20 माइंडसेट का अंदाजा है, ना उनको टेस्ट क्रिकेट का अंदाजा है, वो उस जमाने की क्रिकेट खेले हुए हैं, और उनको सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया है, और उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई उनका ना फोकस है। और वो जब टीवी पे बैठ के तबसरे करते थे, तो वो बाबर आजम खुद बाबर और रिजवान के खिलाफ बहुत सख्त लैंग्वेज तौसीफ अहमद ने इस्तेमाल की हुई है, और ज़का अशरफ साहब ने उनको सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया है। अब हमें दुआ ये करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हमारे पास कम से कम 4 से 5 बॉलर निकल आए। इस मुल्क में इस वक्त फुकदान ये पड़ गया है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में खिलाने के लिए बॉलर्स कोई नहीं है, और ये सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद अब्बास को वापस बुलाया जा रहा है 2-3 साल बाद। वो आए, वो होंगे, हसन अली होंगे, क्योंकि हसन अली के बारे में तज्जिया निगार जुमला इस्तेमाल करते हैं जी। वसीम जूनियर भी शायद, नसीम शाह की अभी तक उसके रिहेबिलिटेशन चल रही है, वो इंग्लैंड में मौजूद है, और उसकी ये टेस्ट सीरीज मिस होगी। और ये भी इम्कानात हैं कि मिड दिसंबर के अंदर जो पाकिस्तान ने मिड जनवरी के अंदर जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 5 T20 खेलने हैं, नसीम वो भी मिस करेगा, और वो PSL में शायद वापस आ जाए, क्योंकि नसीम बहुत लंबे अरसे के लिए, जब ये हुआ था तो वो 6 महीने के लिए बाहर हुए थे। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाज तो है आपके पास टेस्ट के 6-7 जो जिन्होंने ट्रैवल करना है, लेकिन बॉलिंग शाहीन के अलावा हसन अली नजर आ रहे हैं, और मुझे अब्बास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एहसानुल्लाह ऑलरेडी इंजर्ड है, हसनैन ऑलरेडी इंजर्ड है, हारिस रऊफ का वो टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट नहीं है, नसीम इंजर्ड है, मूसा को एक दफा ट्राई कर चुके हैं, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये वो नुकसानात हैं जिनके ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई है, ना ही हमारे साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से, ना तज्जिया निगारों की तरफ से, ना बोर्ड की तरफ से। बस जहां पे हार जाओ कप्तान फारिग कर दो, और या सिलेक्शन कमेटी या कोचेस उड़ा दो। हम वो मसले तक नहीं वापस जा रहे हैं कि हमारे पास, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा मुल्क है, और ऑस्ट्रेलिया टूर पे ले जाने के लिए कोई मुस्तनद फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास। राजा साहब, क्या करेंगे हम इस सारी जो हमारे अभी सिचुएशन बनी हुई है, सर्कमस्टांसेस हैं, बॉलर्स ही नहीं है, हमने रिप्लेसमेंट, फिर वही बात आती है वो तैयार नहीं किया, अब अवेलेबिलिटी जिनकी नहीं है उनकी जगह हम क्या लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का। ये तो आगे का भी मैं मुस्तकबिल की प्रोडिक्शन कर सकती हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए, अब जो है वो है, फ़हीम अशरफ आ जाएंगे। अब्बास से बात की जा रही है, तो अब मैंने मीर हमजा का जिक्र किया। फ़हीम अशरफ तो टेस्ट खेलते हुए आ रहे हैं ना, 2 साल बाद उनको दोबारा टीम में लेके आए, टीम में इन और आउट हो रहे हैं। फ़हीम अशरफ तो बुरे प्लेयर नहीं थे, मगर टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छी कारकर्दगी उनकी दिखाई, और मीर हमजा ने बड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जो उनको टेस्ट मैच खिलाया था। अब नहीं है, वसीम जूनियर ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खिलाया, उनको पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको खिलाया, उन्होंने प्रूव किया, और पाकिस्तान के लिए जिस तरह ने 140 से बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया में मैं उम्मीद करता हूँ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे शाहीन के साथ जाके। मगर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं है, जो चॉइस हैं, जो बैकअप में हैं, उनको लेना चाहिए। और अगर ऐसा तो हाथ पांव खड़े नहीं करेंगे। 25 करोड़ युवा में 500 पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, काजन ट्रॉफी खत्म हो गई, वनडे सीरीज हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी है, जो एक बात क्लियर करते चलूँ, जो सिलेक्शन कमेटी जो अनाउंस की इंजी के साथ काम करते हुए आ रही थी, 2019 में इन्होंने काम किया। वजाहत की बात करूँ, तौसीफ अहमद की बात करूँ, या वसीम हैदर की बात करूँ, कि इंजामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, उसके अंडर ये काम कर रहे थे। मगर जिस तरह इजाज ने एक बात, बहुत प्यारी बात की, जब वो काम नहीं कर सकते, आपके बॉस किसको लाके रखते हैं आप चीफ सेलेक्टर? तौसीफ की जगह जब काम करने की उनको इजाजत नहीं है, तो वो डेली बेसिस पर काम करेंगे। और नया चीफ सेलेक्टर जब शाहिद आफरीदी को जब आएंगे, तो जबकि बात की बात होगी, क्या शाहिद आफरीदी क्या कल परसों चार्ज ले लेंगे? दे गए आप, कंफर्मेशन दे गए बल्कि शाहिद आफरीदी की। अच्छा,
तो ये है, हमने ये सारी सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमेशा एक बात करते हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 डे क्रिकेट आपकी बेसिक चीज़ है, 1 डे क्रिकेट बेसिक चीज़ है। और 2020 पे आप फोकस करेंगे, प्राइवेट लीग पे फोकस करेंगे, कोचों को अहमियत देंगे, और जिस तरह आपकी जो फ्रेंचाइज का इन्वॉल्वमेंट होगा उस तरह पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो गई है और डंके की चोट पे डैमेज हो गई है। और सही लोगों को आप क्रिकेट बोर्ड पे लेके नहीं आएंगे तो ये तमाम चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, और फेस करने के लिए आपको कड़वा घुट पीना पड़ेगा, पोस्टमार्टम पूरा का पूरा करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें एक साइड पे, अभी जो वर्ल्ड कप में है भाई, मैं तो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो बेहतर खेल रहा है वो उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरी जो इस वक्त फेवरेट टीम है साजिद साहब, इंडियन टीम बन चुकी है भाई। हमारी टीम तो बाहर मेरी भी हमने भी, आपने 2011 का जो सन हमने बात की, 2023 में इंडिया मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसी नहीं, इंडिया की टीम हर शेप में, हर बॉलिंग, बैटिंग, क्रिकेट, और जो उनकी पूरी हर चीज की बात है कवर और टीम राइवलरी हम साइड कर देते हैं भाई। जो साफ बात है, इस वक्त जो इंडियन टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है ना, वो कोई भी इस वक्त प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई इस वक्त जो चांसेस जो हैं वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, वो टीम इंडिया ही हमें दिखाई दे रही है। क्यों इजाज़, बिल्कुल लास्ट कमेंट चाहिए, मैं फिर क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। देखिए, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नॉकआउट मैचेस के अंदर इंडिया का पिछले 10 साल के अंदर रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तो मुझे डर है कि न्यूजीलैंड के मैच में इंडियन टीम स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में ये चांसेस हैं। लेकिन जिस तरह मोमेंटम उनका बैटिंग और बॉलिंग का बना हुआ है, तो जिस फ्लो में जा रहे हैं, अगर ऐसे खेलते रहे तो वो बहुत जबरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, जीत सकते हैं। लेकिन नॉकआउट मैचेस में ये टीम फंस जाती है। ओके, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ थे, साजिद खान हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। कल इंशाल्लाह फिर खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।